32 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। 6 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, बीएसपी 1 सीट पर लीड कर रही है और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई है। और अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो राजस्थान में कांग्रेस 19 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 2 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी 158 सीट्स पर जीत अपनी दर्ज करवा चुकी है, 3 सीट पर लीड कर रही है। आरजेपी 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 1 सीट पर जो है वो लीड कर रही है। बीएसपी 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो ये थे हमारे पास अब तक के ताजा आंकड़े और अब हम जानते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हाशिए पर आ गया है। जहां जहां राहुल गांधी पिछले 10 सालों में गए हैं वहां वहां कांग्रेस की महापराजय हुई है। कांग्रेस की जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों, उनके भ्रष्टाचार और घोटालों के वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा जनाक्रोश, एक ऐसा गुस्सा पैदा किया है, वो इस समय वोट के रूप में तब्दील हुआ है। कांग्रेस राजनीति के एक डूबते हुए जहाज की तरह बन चुका है। यूपीए के जो भी घटक दल अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी के हित में और राष्ट्रीय हित में, उनको जितना जल्दी हो सके कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या कर दी है। लोकतंत्र को लूटतंत्र, भ्रष्टतंत्र बना दिया है, संविधान का गला घोट करके रख दिया है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसकी इन चारों राज्यों में महापराजय हुई है और आने वाले लोकसभा में उसको 100 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं और मोदी और उनके समर्थकों को 300 या उससे अधिक सीटें मिलने वाली हैं। ऐसे में भारतीय राजनीति एक शुभ दिशा में आगे बढ़ रही है। आपने भी पहली बार 25 से 30 सीटों के बीच में जो विजय हासिल की है, यहां अपने आप में। और नाज़रीन, दिल्ली के ताजा हालात जानने के लिए हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब से। कुर्बान अली साहब, इस वक्त हम सीधे तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो वहां किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि आप पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, हालांकि बीजेपी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है। तो क्या किसी गठजोड़ के आसार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए हिना, अभी चूंकि नताइज हतमी तौर पर डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, कुछ नताइज आ गए हैं, कुछ रुझान है, तो जब तक पूरे नताइज नहीं आ जाते तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि वो हुकूमत साजी के किसी काम में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। वो ना बीजेपी की हिमायत करेंगे, ना कांग्रेस की, ना ही इन दोनों जमातों से किसी भी किस्म का ताउन या हिमायत लेंगे। और अभी उसके सीनियर लीडर प्रोफेसर आनंद कुमार से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी का रोल अदा करेगी, अपोजिशन में बैठेगी और कोई जमात हुकूमत बनाए इससे उसका कोई सरोकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ थे और अब इनसे इलेक्शन के बाद किसी भी तरह का अलायंस करना अपने उन वोटरों के साथ दगाबाजी करना होगा जिन्होंने हमें इतनी बड़ी तादाद में ताउन किया, वोट दिया, और हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम एक नई मिसाल कायम करें सियासत में। जी कुर्बान अली साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से वोटिंग का पूरा एक पिक्चर हम लोगों के सामने आई है, और हमने इससे पहले भी आपसे बात करी थी, तो हमने ये जाना था कि इस बार दिल्ली ने जो है वो खुलकर वोट दिया है, तो वोटिंग परसेंटेज ने कितना कुछ असर डाला है इस बार तस्वीर बदलने में? यकीनन बहुत बड़ा असर डाला है। और देखिए, आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जब बड़े पैमाने पर वोटिंग होती है तो वो किसी न किसी जमात की या तो हिमायत में होती है या मुखालिफत में होती है। और यहाँ हमने ये देखा है कि दिल्ली में कांग्रेस की पुरजोर मुखालिफत की है वोटरों ने, चाहे उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया हो या बीजेपी को दिया हो या और जो छोटी इलाकाई जमात है, बीएसपी, जनता दल यूनाइटेड वगैरह, उनको दिया हो। तो कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बहुत कम रहा है
और यही उनकी हार का सबब भी बना है। और एक तरह से पूरा क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस को, जो 15 साल से हुकूमत में थी। वजीर आला शीला दीक्षित थी पिछले 15 साल से, उनको एक कड़ा सबक सिखाया है वोटरों ने, और एक मैसेज दिया है कि वो उन्हें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। जी कुर्बानी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार माइनॉरिटीज ने काफी अहम रोल अदा किया है जो इलेक्शन हुए हैं उसमें, और एक तरह से अगर हम कांग्रेस की नीतियों को देखें तो वो किसी न किसी तरह से ये मान के चल रही थी कि एक तबका तो उसके साथ है, लेकिन रिजल्ट्स ने उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। आपका तज्जिया? जी, पिछले 2-3 दिनों से ये ख्याल किया जा रहा था कि माइनॉरिटीज के वोट शायद, खास करके जो मुस्लिम कसीर तादाद वाले इलाके हैं, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि एक माहौल ये बनाने की कोशिश की गई थी कि अगर कांग्रेस मजबूत ना हुई तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा है उसमें कई मुस्लिम जो कसीर तादाद वाले इलाके हैं वहां लोगों ने आम आदमी के उम्मीदवारों को वोट किया है। खास करके जो नौजवान तबका है अकलियतों का, वो उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस की पुरजोर मुखालिफत की है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि बीजेपी को अकलियतों के और खास करके मुसलमानों के बहुत कम वोट हासिल हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से खास फैक्टर्स रहे जिन्होंने दिल्ली की तस्वीर बिल्कुल बदल के रख दी? देखिए, एक तो ये था कि 15 साल से हुकूमत थी और अब वोटर जो है वो इतनी ज्यादा इनकम्बेंसी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो नहीं करता है, तो इसलिए तो ये था। दूसरी चीज ये कि यही फार्मूला अगर आप देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पे, तो वहां बीजेपी की जो हुकूमतें हैं उनकी हिमायत में वोट किया है लोगों ने। तो नतीजा ये निकलता है कि जिस हुकूमत ने आम लोगों की भलाई के लिए काम किया, उन्हें राहत पहुंचाई, उन्हें उनके दुख दर्द में हुकूमत शरीक हुई, तो उसको उन्होंने वोट दिया। लेकिन दिल्ली में मामला ये था कि एक तो बदगुमानियों के और करप्शन के बड़े चार्जेस शीला गवर्नमेंट पर लगे थे जी, और उनके कई वजीर जो थे उसके नजरे में आ गए थे। खुद वजीर आला शीला दीक्षित के खिलाफ कई तरह की शिकायतें थी। दूसरे पिछले साल जो एक आबरूरेजी का वाकया हुआ था जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया था, उससे भी माहौल बना। और तीसरा ये कि बड़ी तादाद में नौजवान निकल के आए हैं चेंज के लिए, बदलाव के लिए। जी, जैसे कि आप गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट ने जहां जहां अच्छा काम किया वहां पर जो है उसको उसका सिला भी मिला है, लेकिन राजस्थान में तो इसकी बिल्कुल उल्टी तस्वीर नजर आ रही है। वहां आप किस तरह की चीजों को देखते हैं? देखिए, राजस्थान में जो आम लोगों की भलाई के लिए काम शुरू हुए थे हुकूमत की तरफ से, एक तो वो बहुत देर से हुए, अभी तक आम लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंचा। दूसरे, वहां कांग्रेस पार्टी में आपस में बड़ी गुटबाजी थी और वजीर आला का एक गुट था, एक सीपी जोशी साहब का गुट था जो कि वजीर आला के दावेदार थे और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत से हटा करके कैंपेन कमेटी का सरबराह बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी उतने तन मन से नहीं लगी थी, उसके वर्कर उस तरह से इकट्ठा नहीं हुए थे। और दूसरी चीज ये कि जो बीजेपी थी वो काफी जोश और वलवले के साथ में थी, और चूंकि गुजरात का सरहदी सूबा है राजस्थान का, तो वहां नरेंद्र मोदी का भी एक फैक्टर था और खुद वसुंधरा राजे का कैंपेन बहुत शानदार रहा। ये सब सारी चीजें थी जिन्होंने अशोक गहलोत हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसे पीछे छोड़ दिया। जी कुर्बानी साहब, आज हमने देखा कि अक्सर लीडर जो है वो कांग्रेस के वो अपने बड़े लीडरों का बचाव करते हुए नजर आए। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि लीडरशिप जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखती बल्कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के लीडरों की बात करें तो उनका कहना है कि लीडरशिप जो है वो बहुत मायने रखती है। आपका क्या कहना है इस मामले पे? जी देखिए, लीडरशिप का रोल तो होता ही है और बहरहाल बीजेपी की इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए कि आप उससे इत्तेफाक रख सकते हैं या ना इत्तेफाकी, लेकिन ये कि उनका काम करने का एक तरीका है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने वजीर आला के ओहदे का उम्मीदवार बनाया है, वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनाया है और वो पूरे मुल्क की पैमाने पर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। इन्हीं इलेक्शन के दौरान वो जम्मू में थे जहाँ इलेक्शन नहीं है, वहाँ उन्होंने दफा 370 के मामले पे तकरीर की और उसे इशू बनाया
तो वो कहीं जब यूपी में जाते हैं तो वहाँ कुछ और चीजों के बारे में बोलते हैं। तो बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग जिसको कहना चाहिए वो बीजेपी की रही है। लेकिन इससे ये नतीजा हासिल नहीं किया जाना चाहिए कि बीजेपी को इन असेंबली इंतखाबात में कोई बहुत ज्यादा बेहतर यानी अक्सरियत हासिल हो गई है या बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल हो गई है, क्योंकि ये जो है असेंबली इंतखाबात हैं जी। 4 असेंबली के इंतखाबात हैं जिनमें से 2 में वो पहले से हुकूमत में थी और 2 में शायद वो हुकूमत करने और जा रही है। इस लिहाज से 4-0 से उसने ये मैच जीता है। लेकिन इसका आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात पे क्या असर पड़ेगा ये कहना भी अगला वक्त। लेकिन बीजेपी तो इसे सेमीफाइनल ही करार दे रही है 2014 का। बीजेपी के जितने लीडर अभी तक सामने आ रहे हैं वो काफी पुरएतमाद नजर आ रहे हैं 2014 के लिए। जी, उसकी वजह है, उनको पुरएतमाद नजर आना भी चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात भी गौर करने की है कि यही सूरत हाल सन 2003 में भी हुई थी, आज से 10 वर्ष पहले। इन्हीं रियासतों में इंतखाबात हुए थे, इन्हीं रियासतों में बीजेपी कामयाब हुई थी और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले कराने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसमें उनकी शिकस्त हो गई। तो ये असेंबली इंतखाबात और आम इंतखाबात दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में ये कहना पड़ेगा कि बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने अपनी एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है इन असेंबली इंतखाबात में और अब वो 2014 के इलेक्शन के लिए कमर बस्ता हो रहे हैं। जी कुर्बान अली साहब, आपने हमसे बातचीत करी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर कुर्बान अली, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने आप आम आदमी पार्टी के लीडर से बात करी। उनका ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि वो जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनके साथ धोखा नहीं करेंगे और वो न बीजेपी के साथ जाएंगे न ही कांग्रेस के साथ जाएंगे। हुकूमत साजी में वो किसी तरह का कोई रोल नहीं अदा करेंगे बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। और नाज़रीन, अब आइए देखते हैं कि चरणदास महंत का क्या कहना है। मायूसी तो है, ऐसा लगता है कि भीतरघात हुआ है और इस कारण हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो फंसे हैं, जो जिनकी हार कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जैसे राम पुकार सिंह है, बोधराम कंवर है, इस तरह से लोग जो फंसे हैं उससे कुछ साझा में भी काफी टफ चल रहा है। तो थोड़ा भीतरघात से नुकसान हुआ ऐसा हमें लग रहा है, मगर अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे जो बचे हुए सीट है उसमें कांग्रेस 45+ तो करेगी ही। अजीत जोगी अलग बात कर रहे हैं, सभी पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जो चीरम घाटी का जो मसला था उसका फायदा नहीं उठा पाई कांग्रेस। ये कहना तो उचित नहीं है, चूंकि देवती कर्मा जी अच्छे वोटों से जीती है और मिसेज उदय मुदलिया ने बहुत बड़ा फाइट दिया है, धरसीमा में फाइट चल ही रहा है अभी तक, तो ये कहना उचित नहीं है। फिर हम लोग अपने ही नेताओं की मृत्यु का लाभ लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं था और उसके कई कारण थे। अभी विश्लेषण का प्रश्न नहीं है, अभी तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। भीतरघात की आपने बात कही, कौन जिम्मेदार लगता है? अब छोड़िए, इनको पार्टी के ऊपर बैठ के तय करेंगे क्या परिस्थितियां हैं, मगर जिस ढंग से हमारे बड़े बड़े लीडर्स, सीएलपी के लीडर्स हैं, डिप्टी लीडर्स हैं, सीनियर कांग्रेसमैन हैं जो 6 से 7 बार जीते हैं, वो उनका ना आना बड़ा हमें तकलीफ दे रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे, इसकी चर्चा होगी, आने वाले समय में काम भी होगा इस पर। मगर आज की तारीख में हमारे सब नए चेहरे ज्यादा जीत रहे हैं और हमें खुशी है कि लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी। तो कांग्रेस खुद हैरान है इन नताइज से। हम एक बार फिर दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नताइज पर नजर डालेंगे। कांग्रेस यहां पर 6 सीटों पर जीत रही है, उसने अपनी जीत 6 सीटों पर दर्ज करवाई है, 2 पर लीड कर रही है। बीजेपी 28 सीटों पर अपनी जीत का झंडा गाड़ चुकी है, 5 सीट पर लीड कर रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 20 सीटों पर अब तक उसने अपनी जीत दर्ज करवा ली है, 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और अदर्स 1 सीट पर आगे हैं और 1 सीट पर लीड कर रहे हैं। अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां बीजेपी 132 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। उसने 132 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है और 26 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 23 सीटों पर लीड कर रही है, 42 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करवाई
और बीएसपी 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। साथ ही साथ बीएसपी 2 सीटों पर लीड कर रही है। दूसरों की अगर हम बात करें तो एक एक सीट का आंकड़ा जो है वो बराबरी पर रहा है। और इसी के साथ अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव रहा है उसमें बीजेपी 41 सीटों पर आगे दिख रही है। 41 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है, 10 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस 34 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 4 सीटों पर कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। बीएसपी ने छत्तीसगढ़ में कोई खाता नहीं खोला है। अदर्स की अगर हम बात करें तो 1 सीट पर अदर्स हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम एक बार फिर बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में अगर हम देखें तो यहां पर कांग्रेस 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। बीजेपी 161 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। आरजेपी 1 सीट पर लीड कर रही है, 4 सीट पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। बीएसपी 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। तो नाजरीन, हमारे पास आंकड़े जो है वो आते जा रहे हैं और ईटीवी सबसे पहले आपको नताइज के बारे में बता रहा है। मुस्तकिल हमारे साथ पैनल डिस्कशन भी हो रहा है जिसमें कई तरह से जो है वो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि राजस्थान की सिर्फ 1 सीट का नतीजा आना अभी बाकी है। 1 सीट का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है। बीजेपी 161, आरजेपी 4 सीटों पर आगे है, 1 सीट पर लीड कर रही है। और बीएसपी ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई है और अदर्स 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन और जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह मानते थे? जहाँ तक मेरी जीत का सवाल है, मैं गांधीनगर के लोगों का और हमारा जो है मैंने हमेशा ये कहा है। तो गांधीनगर के लोगों का धन्यवादियों की सभा में उन्होंने मुझे 17,000 वोटों से जिताया, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की हार का गम होता ही है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने काफी विकास कार्य किए और ये चुनाव जो है ये नारों और भावनाओं में चला, और जब चुनाव नारों और भावनाओं में चला जाता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। और मैं तो अब यही उम्मीद करूंगा कि दिल्ली के लोगों ने जिन लोगों को बहुत उम्मीद के साथ वोट दिए वो दिल्ली के लोगों की उम्मीदों में खड़े। हमारी पार्टी भी वोट पे आई है इस बार, क्या मानते हैं किस तरह से? जैसा कि पहले कहा कि ये चुनाव नारों का और भावनाओं का चुनाव होता है। विकास और काम जो है वो एक साइड होती है और नारों और भावनाओं में जब चुनाव होता है, पहला चुनाव तो उसमें इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। अब तो मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ जो लोगों को। इस चुनाव में कुछ कमियां मानते कि ना कांग्रेस से कुछ कमियां रही? कांग्रेस की कोई कमी नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस की नीति और नियत हमेशा इस मामले के साथ रही है। कांग्रेस की बात करती है, कांग्रेस जो है वो सेकुलर आप किस तरीके से जनता का धन्यवाद करेंगे इस बार? देखिए, जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि गांधीनगर के लोगों ने इस हवा में चुनौती होगी आपके लिए इस बार? चुनौती कोई करेगी, अब तो चुनौती इन लोगों के लिए कड़ी है जो जीत के आए हैं। ये जो वायदे इन्होंने किए हैं जो जनता को साथ दिखाए हैं, मुझे उम्मीद है ये पूरे करेंगे। आपको लगता है कि जो कांग्रेस जो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है समर्थन एक दूसरे का समर्थन हाथ नीचे तो नाज़रीन, ये थे कांग्रेस लीडर अरविंद सिंह लवली, जिनका कहना था कि इस बार जो इंतखाबात हुए हैं उसमें इमोशंस और नारों ने जो है वो ज्यादा काम किया है। बहरहाल अपनी हार को कहीं ना कहीं तो छुपाना ही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इस वक्त हमारे पास जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 2 पर लीड कर रही है। बीजेपी 29 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 4 पर लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी की सीटों में मुसलसल बढ़ोतरी देखी जा रही है। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 6 पर लीड कर रही है। और दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो एक का आंकड़ा उनका जो है वो बराबर रहा है। और अब आइए जानते हैं कि टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू का इन इंतखाबात के बारे में क्या कहना है। टुडे इलेक्शन रिजल्ट्स इज ए क्लियर इंडिकेशन। कांग्रेस पार्टी लॉस्ट टोटली. Congress party is rooted out in 4 states. For the last so many years,
The way Congress party has behaved is very bad. Corruption at the peak. Because of corruption, devaluation of rupee, and also we lost pride in international markets. Because of that, so many essential commodities prices were increased, and also no development, no growth. Employment is at the peak. Even there is no security. They are unable to protect the nation, even boundaries from China or Pakistan, and also there is no security for women in this country. All these things, people gave a mandate. Congress party finally rooted out. For this, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are responsible. PM is only instrumental. That is what has happened. So many days, so many times I told, PM has become a tool in the hands of Sonia Gandhi. Always he used to look after 10 Janpath for any decision. There is indecisiveness, there is no governance, inefficient government, ultimately corrupt government. Even PMO is accused of corruption. Even there is a Colgate case, he is inquiring against PMO. All these things are angry of the people. They gave vote against. तो नाज़रीन, ये थे टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने कांग्रेस की हार को पूरी तरह से लीडरशिप की हार करार दिया है। और अब हम एक बार फिर देख सकते हैं कि राजस्थान में हमारे पास तमाम रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं और राजस्थान में बीजेपी ने 161 सीटों पर जीत दर्ज करी है। राजस्थान के जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी तरह से वहां कामयाबी हासिल करी है। बीजेपी ने 161 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करी है। पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गया है। कांग्रेस जो है वो 21 सीटों पर ही जीत जो है वो अपनी दर्ज कर पाई है और बीएसपी ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करी है। उसके साथ जो अदर्स पार्टियां हैं उनमें 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करी है। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास दिल्ली के भी आंकड़े जो है वो आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज करी है। 2 में कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। बीजेपी 29 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है, 4 पर लीड कर रही है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा चुकी है और 6 सीटों पर लीड कर रही है। और नाज़रीन, दिल्ली स्टूडियो में हमारे वहां के जो ब्यूरो चीफ हैं अशित कुणाल, उन्होंने इलेक्शन पर एक खास डिस्कशन का जो है वो इनेकाद किया था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब आ गए हैं। इन नतीजों पर बात करने के लिए दिल्ली में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और
वरिष्ठ नेता अर्जुन मेघवाल जी हैं, साथ ही हमारे संवाददाता नीरज पांडे भी हैं। कोशिश करेंगे हम इस चर्चा में जानने की कि आखिर जो चुनाव परिणाम आए हैं इसके पीछे के क्या तथ्य हैं, क्या ये दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं ये चुनाव परिणाम। इन तमाम मुद्दों पर हम कोशिश करेंगे अपने पैनल से जानने की। सबसे पहले हम अर्जुन मेघवाल जी से जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में भाजपा जीतेगी इस बात का अंदाजा लग रहा था, जो एग्जिट पोल आए थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे, मगर इस तरह की जीत की उम्मीद आप लोगों को भी नहीं थी। आखिर क्या आप समझ नहीं पाए थे लोगों का मूड कि इस तरीके से एक आंधी या लहर चल रही है भाजपा के पक्ष में राजस्थान में? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान में जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए बीजेपी को चुना। जो आपने जिक्र छेड़ा कि क्या आपको अंदाजा था, क्या जी। हमें निश्चित रूप से अंदाजा था। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी कल जयपुर में थे, तब कुछ पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा हम 2/3 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। और जिस तरह की हवा चल रही थी, देखिए इसमें कई फैक्टरों ने काम किया। जो अशोक गहलोत साहब ने ये कहा कि हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि वसुंधरा जी के पीछे पड़ गए वो, और पहले 3 साल तो उसमें ही लगाए। माथुर आयोग बैठाया, कुछ बैठाया, फाइलें खंगालते रहे, कुछ मिला। 3 साल के बाद जब उनको लगा कि नहीं हम तो बहुत डाउन जा रहे हैं, तब उन्होंने कुछ योजनाएं बनानी शुरू की। तो जनता ने यह सोचा कि हमें 5 साल का शासन चाहिए, गुड गवर्नेंस 5 साल की, 5 महीने की नहीं। और ये 5 महीने में जब इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बना दी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत कमजोर हो गया, उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। समय पे डॉक्टर नहीं थे, जांच करने वाले लोग नहीं थे, तो लोगों में निराशा फैली। और जो ये पेंशन वाला काम था, इसके भी अब महीने भर से जो है वो चेक नहीं पहुंच रहे थे, 2 महीने से, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जो आधारभूत ढांचा है राजस्थान का, जिसमें सड़क है, पानी है, बिजली है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसमें रोजगार भी है, तो लोगों को लगा कि भाई वसुंधरा जी का शासन ठीक था। वहां मास्टर लगे थे, आपके ये एलडीसी लगे थे, नर्सेज लगी थी, और इस अशोक गहलोत के शासन में तो 78,000 पद तो कोर्ट में ही पहुंच गए। मगर क्या यही कारण थे या कोई बड़ा कारण था? अगर आप चुनाव परिणामों को देखें तो कोई राजस्थान के चुनाव परिणाम अलग नहीं आए। पूरे चुनाव परिणामों को देखें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, एक बड़ा मैसेज, बीजेपी की विक्ट्री में एक बड़ा मैसेज है। उस मैसेज को क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा था आपके लिए? वसुंधरा राजे के साथ साथ नरेंद्र मोदी का फैक्टर क्या काम कर रहा था? यस, ये हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और हमारी नेता वसुंधरा जी ने सुबह जब बाइट दी थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र भाई मोदी की जो पॉपुलरिटी, जितनी ज्यादा कांग्रेस नरेंद्र भाई मोदी के पीछे पड़ी है, उससे दुगनी तुगनी चौगुनी पॉपुलरिटी उसकी देश में हो गई। मैं जैसे बीकानेर से आता हूं, मैंने भी ये महसूस किया कि जब वहां राहुल गांधी की मीटिंग हुई तो वहां 10,000 लोग ही नहीं जुड़े, और हमारे नरेंद्र भाई मोदी की मीटिंग हुई तो 70,000 लोग जुड़ गए। तो मुझे लगा कि भी पॉपुलरिटी नरेंद्र भाई मोदी का करिश्मा अपनी जगह काम कर रहा था, और वसुंधरा जी का नेतृत्व अलग जगह काम कर रहा था। इधर ये जो सेंट्रल इशू थे, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये भी बड़े इशू थे। और फिर कांग्रेस ने टिकट वितरण में क्या किया कि 3-4 मंत्री जब जेल चले गए, व्यभिचार के मामले में, भ्रष्टाचार महंगाई ये मुद्दा था, लेकिन ये दुराचार वाला मुद्दा भी था, और कांग्रेस ने क्या किया कि उनके परिवार वालों को टिकट दे दी। आपने देखा मीडिया में बड़ी इसकी आलोचना हुई कि भैया आप इतनी ओल्ड लेडी को आप बिश्नोई समाज के उसको टिकट दे रहे हो, अमरी देवी को, इधर आप नागर जो है जेल में गया तो उसके भाई को टिकट दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? हार गए होंगे। नीरज भी काफी राजस्थान में इन्होंने चुनाव प्रचार कवर किया था। नीरज, जिस तरीके से कांग्रेस को लग रहा था कि अंतिम समय में काफी पॉपुलर स्कीम चलाई गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जितना चुनाव प्रचार, जितना फोकस, जितने संसाधन राजस्थान में कांग्रेस ने लगाए थे, बाकी राज्यों में उतने नहीं लगाए थे। उनको लग रहा था कि जो प्रो पीपल पॉलिसीज हैं, कहीं रिफाइनरी लगाया, कुछ योजनाएं चालू की, गरीब लोगों को मुफ्त दवाएं की योजना थी, क्या ये सब चीजें लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? आखिर क्या कमी रह गई जो पूरे कांग्रेस की रणनीति थी टिकट बांटने के लिए? राहुल गांधी के फॉर्मूले तमाम लगाए गए, कर्नाटक के फॉर्मूले,
तमाम समीकरण बैठाए गए, किरोड़ी लाल बैंसला हो या किरोड़ी लाल मीना हो, तमाम लोगों को साधा गया, नतीजा सिफर साबित हुआ कांग्रेस के लिए। गलती कहां रह गई? कुणाल, अगर हम शुरू से देखें पूरे कांग्रेस की पॉलिसी को, तो लगभग 4 साल उनका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पे बीतता गया। रही बात आपने चुनाव की बात कही, और लास्ट के 6 महीनों में इन्होंने तमाम योजनाएं, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, दवा योजना हो, तमाम, और ये जितनी चीजें इन्होंने लागू की, और मध्य प्रदेश की अगर देखें आप पॉलिसीज, तो मध्य प्रदेश और हरियाणा ये 2 स्टेट हैं, यहाँ की लगभग चीजें उन्होंने उठाई और राजस्थान में इंप्लीमेंट की। लेकिन वो जो चीजें इंप्लीमेंट हुई वो लास्ट के 6 महीने में हुई। और दूसरी चीज, आप दूसरा फेज देखिए, जब चुनाव के दौरान इन्होंने टिकट वितरण